Hello everyone. In this session, we will discuss about the concepts of chapter nuclei. Firstly, we will discuss about the composition of nucleus and the binding energy, mass defect. These terms we will discuss in detail, right? Let's discuss these terms. तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं हमारे पास न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियस है उसमें कौन प्रेजेंट होता है, कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? दैट आर द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कि जैसे ये हमारा एटम है, एटम के अंदर क्या है? छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इनको टुगेदर क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियॉन्स का नाम दे दिया। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले जाते हैं, बट ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमें पता चल लग चुका है कि जो प्रोटॉन है दो अप क्वार्क से मिलके बना और एक डाउन क्वार्क से मिलकर, और जो न्यूट्रॉन है एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलके बना है। यानी कि इनका खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इनको फिर भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोल सकते हम। स्टिल जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कंसीडर किए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन है हमारे पास? फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अभी तक हमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता चला है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो फिर भी पता चल गया कि ये क्वार्क से बने हुए होते हैं। जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखो न्यूट्रॉन का मास जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, ये बात ध्यान में रखनी है। चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 0, क्योंकि ये कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब हम अगर किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं अगर हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो। तो यहाँ पे ए क्या है? हमारा मास नंबर। और जेड क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर। ठीक है। यहाँ से हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें पता होने चाहिए। दैट इज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि Z क्या मिले? सेम मिले, बट A जो है आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? आइसोटोप। जैसे इसकी एग्जांपल देखो, हमारे पास हाइड्रोजन होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को। इसके दो आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब देखो सबका Z सेम है, डिफर क्या है? A। तो ये जो एलिमेंट्स है इनको क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स बोला जाता है। फिर आते हैं हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप के ऑपोजिट कंडीशन आ गई, उनको आइसोबार्स बोला जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल देखो, कार्बन और नाइट्रोजन। अब देखो दोनों में ए क्या है? सेम है, सेम मास नंबर हो गया, बट जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। सो इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? आइसोबार। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स which have same number of न्यूट्रॉन्स, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। जैसे इसकी एग्जांपल देखो, क्लोरीन,
और ये पोटाशियम। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप? A माइनस Z करके निकालते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो क्लोरीन के केस में A 37, Z कितना है 7, तो कितने मिले न्यूट्रॉन्स 20। और पोटाशियम के केस में A कितना है 39 और Z कितना है 19, न्यूट्रॉन्स कितने मिले 20, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गए। इन एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसोटोप। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट में हमें देखना हो कि कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो हम कैसे चेक करते हैं? जैसे ये एलिमेंट है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वो हमें क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? A माइनस Z करके फाइंड करते हैं। अब एक यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? ये कन्वर्जन हमें याद रखनी है। 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होती है ये। 1 एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली होता क्या है? इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, मासेस कई बार हमें AMU में फिल करने पड़ते हैं, बट रिजल्ट जो होता है वो उन्होंने चेंज करके दिया होता है। जैसे अगर किलोग्राम में दिया हो तो आप इसको इस कन्वर्जन से कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये जो मोस्टली न्यूक्लियर फिजिक्स में हम मासेस और एनर्जी के साथ डील करते हैं वो MeV या EV में ही डील करते हैं। अब एनर्जी इक्विवेलेंट देख लेते हैं इनका। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट वो कैसे फाइंड करते हैं हम? E इज इक्वल टू mc²। मास कितना आएगा? अभी देखो 1 AMU की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली किसके इक्वल आ रही है? प्रोटॉन का मास इतना ही होता है। तो यहाँ पे मास हम क्या लेंगे? 1.6 इंटू 10⁻27। C की वैल्यू फिल कर दी हमने। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट हमें जॉउल में मिलेगा, बट हमें किस में चाहिए रिजल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें कन्वर्जन पता होनी चाहिए दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जॉउल। अब ये जो एनर्जी की कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे क्या थी? 1.67 10⁻27 C² यानी कि 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और MeV में ये कितनी बन जाएगी? 931.5 MeV अप्रोक्सीमेट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंट हमें कितना मिला? 931.5 MeV अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इतना जो है ये हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कन्वर्जन करने। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के साइज की। देखो न्यूक्लियस का साइज का ऑर्डर जो होता है दैट इज ऑफ 10⁻15 मीटर। इस ऑर्डर का साइज होता है। मोस्टली जो न्यूक्लियस का साइज है यानी कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो किस पे डिपेंड करेगा? कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियॉन्स कम है तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या आएगा? कम आएगा। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप ली जाती है। ठीक है, वैसे तो थोड़ी सी डेविएशन होती है, प्रॉपर स्फेरिकल शेप नहीं होती, बट स्फेरिकल शेप कंसीडर की जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पे डिपेंडेंसी आ गई। अगर हम इसको आर क्यूब को देखें, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? 3/4 पाई इंटू ए। तो ये तो सारे कांस्टेंट ही है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है इसका वो किस पे वेरी कर रहा है? ए के साथ वेरी कर रहा है। ए इज व्हाट? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। वो हमें किससे पता चलते हैं? मास नंबर से। किसी भी एलिमेंट का जितना मास नंबर है उतने क्या होंगे? उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इसको देखें, आर क्यूब कैसे वेरी कर रहा है? ए के साथ। और r किसके साथ वेरी कर रहा है? a की पावर 1/3। अगर मैं इस साइन को हटा दूं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है r0 a की पावर 1/3।
तो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है हमारे पास, साइज फाइंड करने का मेथड है, फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से हम साइज फाइंड कर सकते हैं, या फिर कह लो रेडियस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आर नॉट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.2 फर्मी। ये फिक्स होती है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये फर्मी क्या है, ये यूनिट है। 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ये यूनिट याद रखें। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट whose मास नंबर इज, इसका मास नंबर कितना है हमारे पास, 27। फाइंड इट्स रेडियस, हमें इसका रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है आर नॉट ए की पावर 1/3। तो आर नॉट क्या होता है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 फिल कर दी। और ए कितना है, 27। 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 3। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3, ये यहाँ से कितना आ गया, 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये रेडियस आ गया। तो हमें बस यहाँ पे ए की वैल्यू फिल करनी है और उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम जो है साइज जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है न्यूक्लियर डेंसिटी का, कि जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी कितनी होगी। अब जनरली हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियर मास होगा, न्यूक्लियस का मास होगा डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। अब अगर इस न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूं, मुझे पता है अगर लग जाए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, तो इससे मुझे मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, ए होते हैं। अगर मास एम ले ले एक न्यूक्लियॉन का, एम। डेंसिटी, सफियर है न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, सॉरी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 3 am/4 पाई आर क्यूब, ये बन गई। आर की वैल्यू फिल कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई, आर की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3 इसका क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 am डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, ये ए से ए कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट मिला, 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। ये सभी वैल्यूज देखो कांस्टेंट है, 3/4 इज फिक्स, एम भी फिक्स होगा मास न्यूक्लियन का, और पाई की वैल्यू भी फिक्स है, आर नॉट भी 1/2। तो यहाँ से क्या पता चला, जो डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट, वो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर। इस पे ए पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही है इसकी, ठीक है। जनरली अगर इसकी वैल्यू देखी जाए वो कुछ इतने ऑर्डर की आती है, 2 इंटू 10⁻⁻17। 2 इंटू 10⁻17 ऑर्डर की डेंसिटी जो है आती है, ठीक है। न्यूक्लियस की डेंसिटी किस ऑर्डर की होती है, 10⁻17 ऑर्डर की होती है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ये क्या होती है, इसका ग्राफ देखो कैसे आता है, वेरिएशन देखो डेंसिटी की। न्यूक्लियस की डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, वो कैसे आ रहा था, यहाँ पे आर है और यहाँ पे हम डेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। ये आर क्या है, अब जैसे ये न्यूक्लियस है, मान लो बड़ा करके बना रही हूँ, ये सेंटर हो गया। सेंटर से हम जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस आर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ओ, दैट इज सेंटर। सेंटर पे क्या है, डेंसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जैसे ही सेंटर से दूर जाओगे तो जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी स्टार्ट्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है।
ये ऐसा बिहेवियर देखा गया। ठीक है, यहाँ देखो पहले तो इतनी रही मैक्सिमम, जैसे जैसे हम दूर जाते गए डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ के आए, न्यूक्लियर का रेडियस। रेडियस हम सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये जो रेडियस है हम सेंटर से मेजर कर रहे हैं, ये रेडियस क्या होता है, रेडियस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस at which density becomes half। मतलब जो हम रेडियस निकाल रहे हैं वो रेडियस बेसिकली है क्या, वो डिस्टेंस है जहां पे डेंसिटी कितनी रह जाती है, हाफ रह जाती है। अगर मान लो ये मैक्सिमम डेंसिटी है रो नॉट, ठीक है, हाफ यहाँ पे आ जाएगी रो नॉट बाई 2। तो देख लो यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो ये जो आर है ये क्या है, रेडियस। रेडियस हमारा वो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के सेंटर से जहां पे डेंसिटी क्या होती है, हाफ होती है। तो ये वेरिएशन होती है डेंसिटी की, कि मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, सेंटर पे मिलेगी। जैसे ही सेंटर से दूर जाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हम रेडियस पढ़ रहे हैं, रेडियस क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है सेंटर से, कि जिस डिस्टेंस पे क्या हो रही है, डेंसिटी हाफ रह जाती है। तो यहाँ पे जो अगर रेडियस ये वाला है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, हाफ डेंसिटी रह जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएशन थी डेंसिटी की। अब हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट है, उनको होल्ड कौन करके रख रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस प्रेजेंट होती है दैट आर द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, दैट फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। अगर ये फोर्सेस ही नहीं होंगी तो न्यूक्लियॉन्स होल्ड ही नहीं हो सकते और ना ही हमारा न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है ये न्यूक्लियॉन्स के बीच लगती है फोर्सेस। न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इनके बीच ये फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे पहले तो ये क्या है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है नेचर में। ठीक है, दूसरी बात, ये कैसी फोर्सेस होती है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है। शॉर्ट रेंज मतलब बहुत कम डिस्टेंस तक ये एग्जिस्ट करती है, उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब शॉर्ट रेंज कितना, 2 से 3 फर्मी डिस्टेंस तक ये एग्जिस्ट करेंगी। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे 3 फर्मी से ज्यादा, तो ये जो फोर्सेस है वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। बेसिकली कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उनको होल्ड करने में ये हेल्प कर रही है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। अगर इनका डिस्टेंस 2 से 3 फर्मी के बीच में है तो ठीक है, ये एग्जिस्ट करेंगी। अगर इससे ज्यादा करोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी फोर्सेस। तो दीज फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, अगर आप फोर्स फाइंड करो दो न्यूट्रॉन्स के बीच या दो प्रोटॉन के बीच या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच, सभी में फोर्सेस जो लगेगी वो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी। ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती कि पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, न्यूक्लियन पे चार्ज कैसा है। ठीक है, तो इन सब में क्या लगेगी, सेम फोर्स ही लगेगी, मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम ही आएगा। फिर दीज फोर्सेस आर सैचुरेटेड फोर्सेस। सैचुरेटेड फोर्सेस का मतलब क्या है, इट मींस जो न्यूक्लियॉन्स है दे एग्जिबिट नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है, इनके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। अब मान लो हमने ए इंक्रीज कर दिया, मास नंबर इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ गए
तो क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, तो ये फोर्सेस तब लगेंगी ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन फोर्सेस है, नियरेस्ट नेबर जो होंगे उन पे ही फोर्सेस जो न्यूक्लियन लगा सकते हैं। सो इस तरह के फोर्सेस को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड फोर्सेस बोला जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ये जो फोर्सेस होती हैं, दीज फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। ये डिपेंड करती है कि न्यूक्लियॉन्स की स्पिन कैसी है, पैरेलल स्पिन है या एंटी पैरेलल स्पिन है, उसके अकॉर्डिंग इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसेप्ट दैट इज मास डिफेक्ट। देखो, अब हमें पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। अगर मुझे मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, कि अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियंस को ऐड कर दें, यानी कि सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस, उससे हम न्यूक्लियस का मास निकाल सकते हैं, वैसे मिलना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सम मिल रहा था, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस, वो ज्यादा मिल रहा था एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज देखी गई, क्योंकि न्यूक्लियस किससे बना है, न्यूक्लियॉन से बना है। अगर न्यूक्लियॉन्स के मासेस को ऐड कर देंगे तो हमें मास ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाएगा, बट ऐसा नहीं था, कुछ डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि जो हम मास फाइंड कर रहे थे न्यूक्लियॉन के मासेस को ऐड करके, वो वैल्यू ज्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो मास डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट है ये। ठीक है, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। क्या लिखेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये ज्यादा है तो इससे माइनस होगा मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है, ये इसमें Z प्रोटॉन्स है, A माइनस जेड क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का मास हम ले लेते हैं mp, न्यूट्रॉन्स का मास ले लेते हैं mn। अगर मास डिफेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब प्रोटॉन कितने हैं, z, एक प्रोटॉन का मास mp प्लस, फिर न्यूट्रॉन कितने हैं, a माइनस जेड, और एक न्यूक्लियन का मास, न्यूट्रॉन का मास इतना mn। तो ये हमारे पास टर्म बन गई, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे हम निकाल सकते हैं हमारा मास डिफेक्ट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसके बाद आती है कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का। अब ये जो मास डिफरेंस आया, ये क्यों आया, हमें मास ज्यादा मिल रहा है, एक्चुअल में जो जितना है न्यूक्लियस का मास उससे ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये कहाँ पे जा रहा है, ये किस में यूटिलाइज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये जो मास डिफरेंस आ रहा है, कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में यूटिलाइज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो मास। ठीक है, तो इसको बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस into its constituent न्यूक्लियॉन्स, कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो ब्रेक हो सके किसमें, जिनसे वो बना है, किनसे बना है वो, न्यूक्लियॉन से। इसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम फाइंड करें, कैसे करेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू फिल कर देते हैं, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर।
ठीक है, तो ये तो आ गई हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। अब एक टर्म होती है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? मास नंबर के इक्वल होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट या फिर रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब हमें एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बट बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? हमें कितनी एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए के न्यूक्लियॉन्स में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ये कर्व स्टडी की गई थी। तो ये जो कर्व है कुछ ऐसी मिली थी, इस तरफ मास नंबर प्लॉट किया गया था और इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो प्लॉट की गई थी। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा मिल रहा था। जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ कर्व से क्या रिजल्ट्स पता चले? एक तो ये देखो, यहाँ पे क्या है? लाइटर एलिमेंट्स हैं जो नीचे होंगे। तो लाइटर न्यूक्लाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो स्मॉल है। स्मॉल वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि लाइटर न्यूक्लाई कौन से है? जिनका ए कम होगा, मास नंबर कम होगा। तो इस तरफ लाई करेंगे कर्व के लोअर एंड पे यहाँ पे। तो ये क्या थे? इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या आ रही थी? कम वैल्यू आ रही थी। और ये जो किंक है, किंक थे यहाँ पे, ये जो किंग्स है, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियाई थे ये क्या है? न्यूक्लियाई एट द किंग्स आर मोर स्टेबल देन नेबरिंग न्यूक्लियाई। तो किंग्स पे वो एलिमेंट्स थे, वो न्यूक्लियाई थे जो क्या है? ज्यादा स्टेबिलिटी है जिनकी। फिर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की एनर्जी इंक्रीज हो गई। मैक्सिमम जो होती है वो किसके लिए आती है हमारे पास? आयरन के लिए। इसका मास नंबर क्या है? 56 और वैल्यू अप्रोक्सीमेट 8.7 MeV। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो किसके लिए आती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फॉर आयरन 56। अगर मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आयरन है वो क्या है? मोर स्टेबल है। कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमें स्टेबिलिटी के बारे में ही पता चलता है। जिसकी जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो स्टेबिलिटी भी उसकी ज्यादा ही होगी उतनी। तो आयरन के लिए वैल्यू ज्यादा आ रही थी। कितनी आ रही थी? 8.7 MeV सबसे ज्यादा आ रही थी। तो सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? आयरन, ठीक है। अब जैसे 56 से ज्यादा इंक्रीज किया मास नंबर, तो क्या हो रहा है? ये जो वैल्यू है, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन decreases for higher mass number than iron। अगर आयरन से ज्यादा मास नंबर देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मास नंबर ज्यादा है, मास नंबर क्या है? हाई है, तो उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी तो ज्यादा होंगे। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो भी क्या होंगे? ज्यादा मिलेंगे। अब प्रोटॉन ज्यादा होने से क्या होगा? इनमें कौन सी फोर्सेस लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, इनमें रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये रिपल्शन जो होती है प्रोटॉन्स के बीच में, उसी की वजह से क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जो हायर मास नंबर वाले एलिमेंट्स है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या मिलती है? कम मिलती है।
ये यहाँ से कर्व से पता चला। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो कर्व है हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हमें किसके बारे में पता चलता है? स्टेबिलिटी के बारे में। तो हर कोई क्या कोशिश करेगा एलिमेंट कि वो आयरन के नजदीक पहुंचे, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उतनी बाइंडिंग एनर्जी अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसेस देखे गए कि जो लाइट न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? कम थी। वो क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। फ्यूज मतलब वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होके वो क्या करेंगे? टू फॉर्म अ न्यूक्लियाई। तो एक तीसरा न्यूक्लियाई बनेगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा आ गई यानी कि क्या आ गया? स्टेबल हो गए वो। तो सारा क्या स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये सब हो रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आयरन की है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे मैक्सिमम है। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है वो कोशिश क्या करेंगे कि वो फ्यूज हो जाए, फ्यूज होके वो कोई बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। ठीक है, और बड़ा न्यूक्लियाई बन रहा है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। इसी तरह से जो हैवियर न्यूक्लियाई है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे फिशन। फिशन मतलब ब्रेक होना। तो हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक होके, जैसे कोई हाई मास नंबर है ना इसका, तो ये हैवी न्यूक्लियाई क्या करेगा? फिशन होके ब्रेक होके कोई लाइटर न्यूक्लियाई बनाएगा। तो लाइट न्यूक्लियाई बनाएगा, वो न्यूक्लियाई कहाँ जाएगा? आयरन के नजदीक पहुंचेगा, यानी कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। मेन काम क्या है? स्टेबिलिटी अटेन करने का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू को इंक्रीज करने का। तो ये जो दो प्रोसेसेस है ये न्यूक्लियाई शो करते हैं। थैंक यू।